नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेट गब्बर सर क्लासेस में। आज हम आरपीएससी वीओ 2011 का पेपर सोल्व करेंगे, जो कि एक आने वाले जो एग्ज़ाम है आरपीएससी 2025 वाला, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही ये एवीएफओ, एलएसए और वीएलडीए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वीओ, बीईओ, बीएस, बीएमओ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पीएससी लेवल के या स्टेट पैरावेट लेवल के, वो सभी कवर होते हैं लगभग। तो हम आज पहले पार्ट को शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले इसका पहले पार्ट करते हैं, उसके बाद आने वाले टाइम में और भी पार्ट इसके आएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मेस्टाइटिस कारक कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है ई कोलाई, क्लेबिसिला, स्ट्रेप्टोकोकस, डिस्गैलेक्टिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, है ना। इसमें ई कोलाई जो होता है वो कैसे फैलता है? ई कोलाई गंदगी, पानी की बिछावन, गंदगी हो या पानी, गंदा पानी हो या बिछावन हो, उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, गंदगी या गंदा पानी। ठीक है, गंदा पानी या कहीं सड़ी गली बिछावन हो, उससे भी फैलता है। दूसरा है क्लेविसिला। क्लेविसिला क्या होता है? भूसा, ये लकड़ी का जो बुरादा रहता है, जो अपन पशुशाला में बिछा देते हैं, है ना, तो उसकी वजह से ये संक्रमण फैलता है। ये संक्रमण थनों के द्वारा ऊपर जाता है। तो इसमें क्या होगा? सड़ी गली लकड़ियां, है ना, इसकी वजह से ये फैलता है। तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस डिस्गैलेक्टिया। ये कैसे होता है? ये भी तनों में घुसकर संक्रमण कर सकता है, या त्वचा से या वातावरण से आने वाले कुछ भी बैक्टीरिया से ये हो सकता है। यानी कि त्वचा और वातावरण से, दोनों से हो सकता है। वातावरण एवं त्वचा के संक्रमण से ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डिस्गैलेक्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेप्टोस्पायरोसिस की सेरोलॉजिकल जांच कैसे की जाती है। तो लेप्टोस्पायरोसिस की सेरोलॉजिकल जांच करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, दूसरा है एलाइजा, तीसरे है डीएनए प्रोब्स, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में क्लिक हो गया था, लेकिन आंसर यही है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मेड भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? लेप्टोस्पायरा के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी को पहचानता है। ये टेस्ट क्या करता है लेप्टोस्पायरोसिस में? लेप्टोस्पायरा के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है उसको पहचानता है। दूसरा है क्या ऑप्शन है? एलाइजा। एलाइजा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। ये क्या करता है? ये लेप्टोस्पायरा के जो खिलाफ बनती है आईजीएम, और कौन कौन सी हो गई? दो एंटीबॉडी होती है। कौन कौन सी? आईजीएम और आईजीजी। इसको क्या करता है? ये एंटीबॉडी को पहचानता है और जल्दी डायग्नोसिस करता है। ये है ना, एलाइजा जो टेस्ट होता है कैसे करता है? इन दोनों के थ्रू पहचाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? डीएनए प्रोब्स। ये क्या करता है? ये लेप्टोस्पायरा के डीएनए को सीधा पहचान लेता है। ये डीएनए द्वारा पहचाना जाता है ना, डीएनए के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, इस तरह ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मेड काउ डिसीज किसके कारण होती है। ये तो आप जानते होंगे, मेड काउ डिसीज राजस्थान के जो एलएसए का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि ये बीमारी किसके कारण होती है, मेड काउ डिसीज, या इससे संबंधित भी एक ऑप्शन था जिसको अपन समझते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है। दूसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण भी नहीं होती है। तीसरा है वायरस, तो ये वायरस के कारण नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है प्रियोन, प्रियोन के द्वारा ये होती है। प्रियोन क्या होता है? प्रियोन एक न्यूक्लियोलॉजिक, मतलब ये प्रियोन क्या होता है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन सी? जैसे कि जो शरीर में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन खराब हो जाती है। वही प्रोटीन ये मेड काउ डिजीज का कारण होती है। ठीक है, कैसी प्रोटीन होती है? इसका शेप भी एबनॉर्मल होता है और ये संक्रामक प्रोटीन कहलाती है। ठीक है,
ये बीमारी करती है मेड काउ डिसीज, इसका नाम क्या है? बोवाइन स्पेंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी बीएसई। बीएसई भी बोलते हैं। ये रोग क्या फैलाती है? कौन सा रोग? बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बीएसई। बीएसई भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में सबसे सामान्य मायोकार्डियल परजीवी कौन सा है? ऑप्शन है इसके ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, दूसरा है सार्कोसिस्टिस स्पीसीज, तीसरा है सिस्टिसर्कस सेलुलोजी, चौथा है सिस्टिसर्कस बोविस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सार्कोसिस्टिस। सार्कोसिस्टिस इसका सही आंसर है, ठीक है। अब ये सार्कोसिस्टिस क्या होता है तो इसके समझते हैं। ये सार्कोसिस्टिस क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है जो गाय के हार्ट की मांसपेशी को इन्फेक्ट करता है या उसमें छोटे छोटे सिस्ट बना देता है। ये क्या होता है? इसका सब क्लिनिकल लक्षण इसको देखने को मिलता है, जैसे छोटे छोटे जो सिस्ट बनाता है उसको देखने को मिलता है। ये आमतौर पर भारी संक्रमण होने पर दिल की कार्य क्षमता यानी हार्ट की जो कार्य क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है और पशु को दुबला करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है, डेमोडेक्स कैनिस के अंडे कैसे होते हैं? ठीक है, डेमोडेक्स कैनिस आपने पढ़ा होगा। डेमोडेक्स के अंडे कैसे होते हैं? ऑप्शन है गोल होते हैं यानी कि राउंड होते हैं, दूसरा है सुई के आकार के होते हैं यानी कि स्पाइंडल शेप होते हैं, तीसरा ओवल शेप होते हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? सुई के आकार के। इसका सही आंसर क्या होता है? सुई के आकार के यानी कि स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल शेप यानी कि नुकीले, जिसके सिर जो होते हैं वो दोनों सिर नुकीले होते हैं, जिसे स्पिंडल शेप कहते हैं। डेमोडेक्स कैनिस ये किसके द्वारा फैलती है? माइट्स के द्वारा फैलती है ना। इसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके जो अंडे होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं यानी कि चावल जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुई के आकार के अंडे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नासिका ग्रेनुलोमा किसके कारण होता है? ये तो आपको सबको पता होगा कि नेजल ग्रेनुलोमा किसके कारण होता है। ऑप्शन है इसके सिस्टोसोमा स्पेंडल, दूसरा है सिस्टोसोमा नेजली, तीसरा है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सिस्टोसोमा नेजली। 2 नंबर का ऑप्शन है सिस्टोसोमा नेजली। आइए समझते हैं क्या होता है। ये जो सिस्टोसोमा नेजल ग्रेनुलोमा जो होता है इसके यानी कि नाक में गठाने बन जाती है, गठान जैसी संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेजल ग्रेनुलोमा कहते हैं। इसका कारण पैराजोइटिक फ्लूक भी होता है जो सिस्टोसोमा नेजली के कारण होता है। ये क्या है? ब्लड फ्लूक है। सिस्टोसोमा नेजली में जो सिस्टोसोमा नेजली में जो पाया जाता है वो कौन सा फ्लूक होता है? ब्लड फ्लूक होता है। ये गाय भैंस में मुख्यतः संक्रमित करता है। अगला है इक्वाइन में एंड आर्ट्राइटिस किसके लार्वा से होता है? यानी कि इक्वाइन में एंड आर्ट्राइटिस किसके लार्वा से होता है? तो पहला ऑप्शन है स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस, दूसरा है स्ट्रोंगाइलस इक्विनस, तीसरा है स्ट्रोंगाइलस इडेंटस और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है इसका? बताइए। इसका सही आंसर है स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस, ठीक है। स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस इसका सही आंसर है। क्या होता है स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस? यानी कि इक्वाइन में एंडो आर्ट्राइटिस किसके लार्वा पाए जाते हैं? तो ये किस में होता है? घोड़ों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस के लार्वा कैसा होता है? धमनी से यानी कि आर्टरी से चिपक जाते हैं। जो ऑप्शन में दिया है आर्ट्राइटिस यानी कि आर्टरी में सूजन, है ना। आर्टरी में सूजन को क्या बोलते हैं? आर्ट्राइटिस यानी कि जो इसका लार्वा होता है वो आर्टरी में चिपक जाता है। कौन सा लार्वा? स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस का लार्वा एंड आर्ट्राइटिस में सूजन चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो घोड़े की आंत होती है उसमें सूजन आ जाती है। आंतों में भी कौन से? आर्टरी में, ठीक है।
क्योंकि आपको आर्टरी भी समझ में आ रही होगी और आर्टाइटिस भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्ट्रोंगाइलिस वल्गेरिस। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एस्केरेडिया गेली किस लक्षण का कारण बनता है? एस्केरेडिया गेली किस लक्षण का कारण बनता है, मतलब इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? ऑप्शन है, पहला दस्त है, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है क्षीणता एनीमिकेशन और चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर बताएं, आंसर क्या होगा? तो इसका क्या है? सभी आंसर होंगे, है ना, उपरोक्त सभी। ठीक है, सबसे पहला दस्त, जो ये बीमारी है एस्केरेडिया गेले, इसका लक्षण क्या क्या है? इसमें दस्त भी होते हैं, है ना। क्या करते हैं ये दस्त, कैसे करते हैं? परजीवी आंत की भीतरी सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है आंतों में और पशु दस्त करता है। दूसरा कौन सा है? एनीमिया। ये जो परजीवी है ये आंतों से भी रक्त चूसता है, जिसकी वजह से आंत में लाइनिंग आ जाती है और बार बार लीनिंग को नुकसान भी पहुंचाता है। एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। जो तीसरा ऑप्शन है क्षीणता, यानी कि लगातार पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा है क्या? इसमें क्या है? एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है? जो परजीवी होते हैं वो रक्त चूसते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी। पहला क्या है? दस्त, तो आंत में क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो परजीवी होते हैं उसको भीतरी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि किसको नुकसान पहुंचाते हैं? इंटेस्टाइन को, की इनर लेयर। राइटिंग पे मत जाइएगा, इनर लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अखंडता जांचने के लिए कौन कौन से संकेत देखे जाते हैं? टू एग्जामिन द इंटीग्रिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम द क्लिनिशियन शुड लुक फॉर एबनॉर्मलिटीज ऑफ। ऑप्शन है मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट, दूसरा है पोस्चर एंड गेट, तीसरा है इन्वोलेंटरी मसल्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। आंसर बताइए इसका। आंसर इसका उपरोक्त सभी। सीएनएस की कार्य क्षमता की जांच के लिए यानी सेंट्रल नर्वस की जांच के लिए मानसिक, शारीरिक और मांसपेशीय संकेत देखे जाते हैं, यानी कि तीनों ही इसके आंसर, तीनों ही इसके ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले होता है मेंटल स्टेट, यानी कि पहला ऑप्शन है मेंटल स्टेट। ये क्या होता है? पशु के रूप में पशु सामान्य रूप से सतर्क या सुस्त है, इसकी जांच करते हैं। दूसरा है आसन या चाल, पशु की सामान्य स्थिति चेक करेंगे, पशु की स्थिति कैसी है मेंटल हेल्थ में। दूसरा ऑप्शन है आसन एंड चाल, आसन एंड चाल कैसी है उसकी, पशु सीधा खड़ा है, नहीं खड़ा है, लड़खड़ा रहा है, ये सारी चीज चेक करेंगे, यानी कि पशु का लड़खड़ाना, ये चेक करेंगे। तीसरा है अनैच्छिक गतिविधियां यानी इनवॉलेंट्री मसल, पशु के जैसे झटके तो नहीं आ रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचाव तो नहीं है, अकड़न तो नहीं है, तो पशु की जो मांसपेशी है, मांसपेशी में अकड़न की जांच करेंगे। मांसपेशी में अकड़न, इनकी जांच करते हैं अखंडता जांचने के लिए कौन कौन से सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू टंग वायरस किस माध्यम से फैलता है? किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन है निगलने से, सांस द्वारा, या फिर क्यूलिकोइड वेक्टर द्वारा, या उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? क्यूलिकोइड वेक्टर द्वारा फैलता है। ये क्या होता है? ब्लू टंग ये वायरस होता है,
कौन सा वायरस होता है ये ब्रेडी फैमिली का ये वायरस होता है। एक नॉन कंटेजियस प्रकार का वायरस होता है। ये क्या करता है, ये नाम से ही पता लग रहा है कि ब्लू टंग वायरस है। ये कैसे होता है, मतलब टंग जो होती है उसमें बीमारी करता है, टंग में। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि यह गंभीर वायरस बीमारी होती है जो कि किस में होती है, भेड़ों में, भेड़ों को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा। फिर कभी कभी गाय या भैंस को भी प्रभावित कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन क्या है। ऑप्शन है चयापचय में गड़बड़ी, दूसरा है कोशिकाओं में साफ द्रव्य भरना, तीसरा है एलो एपिथेलियल कोशिकाएं प्रभावित होती है, चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होता है ये एक सामान्य कोशिकीय विकृति होती है। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन कैसी बीमारी होती है, एक सामान्य कोशिकीय विकृति होती है जो क्या करती है, लीवर, किडनी और स्किन को प्रभावित करती है। इसके तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौम्य यानी बिगनी ट्यूमर है। कौन सा है, फाइब्रोमा, दूसरा है फाइब्रोसार्कोमा, तीसरा है एडेनोकार्सिनोमा, चौथा है लिम्फोसार्कोमा। आंसर बताएं इसका। इसका सही आंसर है क्या है, फाइब्रोमा। अब फाइब्रोमा क्या होता है, थोड़ा उसको जान लेते हैं। फाइब्रोमा क्या होता है, संयोजी ऊतक का एक सौम्य ट्यूमर होता है जो तेजी से नहीं फैलता, यानी कि धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, ये ट्यूमर क्या होता है, फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाओं से बनता है। फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाओं से बनता है जो कि आमतौर पर आसपास की ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जबकि अन्य जो तीन ऑप्शन है, जैसे कि फाइब्रोसार्कोमा, ये घातक ट्यूमर है जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनता है। तीसरा ऑप्शन है एडेनोकार्सिनोमा, ये ग्रंथि टिश्यू से बनता है। और चौथा कौन सा है, लिम्फोसार्कोमा, ये लसीका जो लिम्फ ग्रंथि होती है उनसे संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोड़े में दोनों नथुनों से हल्का लाल झाग आना और कर्कश ध्वनि किसे दर्शाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, घोड़े में दोनों नथुनों से हल्का लाल झाग आना और कर्कश ध्वनि किसे दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पल्मोनरी हिमरेज, दूसरा है नेजल हिमरेज, तीसरा है फेरेंजियल हिमरेज, चौथा है पल्मोनरी कंजेशन। आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पल्मोनरी हेमरेज। पल्मोनरी हेमरेज, इसको समझते हैं क्या होता है पल्मोनरी हेमरेज। जो घोड़े होते हैं वो एक्सरसाइज अगर करते हैं उस कंडीशन में ये देखी जाती है। जो तेज घोड़े दौड़ते हैं उसमें ये आम समस्या होती है पल्मोनरी हेमरेज की। दूसरा है नेजल, अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, नेजल हेमरेज। दूसरे इसमें क्या होता है, खून साफ आता है और गाढ़ा आता है। जो पहला होता है पल्मोनरी हेमरेज, इसमें क्या रहता है, पल्मोनरी कैपिलरी फट जाती है जिसकी वजह से एल्वुलाई से खून बाहर निकल आता है और ट्रेकिया के रास्ते बाहर निकलता है। इसी कारण से ये खून कैसा होता है, पल्मोनरी हेमरेज वाला, लाल झाग, लाल रक्त के साथ झाग भी आता है दोनों नथुनों से। और जो दूसरा ऑप्शन है नेजल हेमरेज, इसमें क्या होता है, मतलब खून तो आता है, खून साफ होता है और दोनों नथुनों से आता है, लेकिन इसमें झाग नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है फेरिंजियल हेमरेज, यानी कि फेरिंग्स से जो आता है, ये खांसी, डिस्फेजिया और लोकलाइज्ड डिस्कम्फर्ट से होता है। ठीक है, इसमें भी झाग नहीं आता है। सिर्फ जो पहला ऑप्शन है पल्मोनरी हेमरेज, इसी में झाग आता है, यानी कि इसमें झाग के साथ झाग प्लस ब्लड, और इसमें सिर्फ प्योर ब्लड आएगा। तीसरा ऑप्शन है फेरेंजियल हेमरेज। फेरेंजियल हेमरेज में खांसी के साथ
ब्लड आएगा लेकिन इसमें झाग नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन है पल्मोनरी कंजेशन, जो लंग्स भारी, पल्मोनरी हेमरेज में लंग्स भारी दिखेंगे ना, और इसमें एक्टिव ब्लीडिंग होगी। इसमें क्या होगी? एक्टिव ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाएं फ्लैंक पर तरल चपचपाहट यानी चपचपाहट की आवाज किसे इंगित करती है? दाएं फ्लैंक में कोई भी पशु है, उसका राइट फ्लैंक में अगर उसको हल्के से चेक करते हैं तो उसके जो दाएं फ्लैंक होता है उसमें चपचपाहट की आवाज किसे इंगित करती है, यानी कौन सी बीमारी को इंगित करती है? तो इसके ऑप्शन है, पहला आंतों में रुकावट, दूसरा है एवोमेजम में वोल्ब्यूशन यानी कि एवोमेजम की रुकावट, तीसरा है पैरालिटिक इलीजन इलियस, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। पहले जो ऑप्शन है आंतों में रुकावट, अपन जब इसके राइट फ्लैंक को देखेंगे तो अगर उसमें हाथ लगा के देखेंगे तो क्या अपने को जांच में मिलेगा, जब आंतों में कोई रुकावट अगर आती है तो पाचन संबंधित उसमें रुकावट होगी, जिससे क्या इसमें गैस और तरल पदार्थ का पता चलेगा कि इसमें गैस होगी, यानी कि पेट में गैस होगी आंतों में, और क्या होगा, तरल पदार्थ भी मिलेगा, तरल पदार्थ इकट्ठा होगा जिसकी वजह से इसमें चपचपाने की आवाज सुनाई देगी। दूसरा है एवोमेजल वल्ब्यूशन, इसमें क्या होगा, यदि एवोमेजम का अपने अक्ष पर घूम जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, एवोमेजम में भी रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें तरल पदार्थ और गैस भर जाती है, जिसकी वजह से चपचपाहट की आवाज आती है। तीसरा ऑप्शन है पैरालिटिक इलीजन, इसमें क्या होता है, आंतों की गतिशीलता रुक जाती है, यानी कि आंतें निष्क्रिय हो जाती है, जिससे भी गैस और तरल पदार्थ इकट्ठा होकर इसी प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया किन स्थितियों में होता है? हाइपोथर्मिया किन स्थितियों में होता है? पहला ऑप्शन है शॉक, दूसरा है पार्चुरेंट पेरेसिस, तीसरा है तीव्र रूमेन ओवरलोड यानी कि एक्यूट रूमेन इनगॉर्जमेंट, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है बताएं? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कैसे होता है? क्योंकि थर्मो रेगुलेशन को कौन से जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है। किस कंडीशन में हो जाता है? तो ये तीनों ही ऑप्शनों की वजह, मतलब तीनों ही कारणों की वजह से कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? शॉक की स्थिति में अगर पशु आता है तो उसमें ऊतक तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होता है। दूसरा है पार्चुरियन पेरेसिस, इसमें क्या होता है, जब ये क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसीज है। ये कब होती है? जब पशु जनता है उसके तुरंत बाद इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पशु का टेम्परेचर कम हो जाता है कैल्शियम की कमी से। और ये कैसे होता है, मतलब पशु को ऑक्सीजन O2 नहीं मिल पाती, उसके कारण ये होता है। तीसरा है तीव्र रूमेन ओवरलोड, यानी कि कुछ ज्यादा खिला दिया है कार्बोहाइड्रेट, पशु कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेता है, उस स्थिति में पशु का पीएच भी गिर जाता है, जिसकी वजह से सिस्टेमिक एसिडोसिस होता है। सिस्टेमिक एसिडोसिस के कारण इसमें हाइपोथर्मिया के चांस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है पशु का? नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? 101 गाय का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरा एम्पिस्टोमम सर्वी के मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इंडोप्लेनोर्बिस, एक्सिस्टस, दूसरा है गायरुलस कन्वेक्सियस, तीसरा है लिमनिया लूटिया, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ल्यूटियोला, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, आंसर बताएं इसका। पहला है इंडोप्लेनोर्बिस एक्सिस्टस, दूसरा है गायरुलस कन्वेक्सिकुलस, तीसरा है लेमनिया
ल्यूटियोला। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इंडोप्लानोरियस इक्टेसस एक्सिस्टस। इसको देखते हैं। पेराएम्पीस्टोमम सर्वी के जीवन चक्र में इंडोप्लानोरियस जो नामक स्नेल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इंडोप्लानोरियस एक्सिस्टस। अगला क्वेश्चन है सिस्टोसोमा इंडिकम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है महाधमनी, रीनल आर्टरी, जुगुलर वेन्स, मेसेंट्रिक वेन। आंसर दीजिए। एओर्टा, रेनल आर्टरी, जुगुलर वेन्स, मेसेंट्रिक वेन्स। आंसर है इसका मेसेंट्रिक वेन्स। ये परजीवी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मेसेंट्रिक सिराओं में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? पशु को दस्त और रक्तस्राव हो सकता है। ये किस में पाया जाता है? कौन से पशु को ज्यादा प्रभावित करता है? तो ये मुख्यतः मवेशियों को और भेड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है। ये परजीवी जानवरों की आंतों में खून की सप्लाई करने वाली नसों में जाकर रहता है और वहां अंडे देता है। इसके कारण जानवरों में क्या होता है? रक्त की हानि होती है, डायरिया होता है, वजन घटता है, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, सिस्टोसोमा ने इसके अगर देखा जाए तो सिस्टोसोमा इंडिकम कहाँ पाया जाता है? इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सिस्टोसोमा नेजली। तो सिस्टोसोमा नेजली कहाँ पाया जाता है? सिस्टोसोमा नेजली नेजल वेन में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया? सिस्टोसोमा इंडिकम कहाँ पाया जाता है? मेसेंट्रिक वेन्स में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नरम ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू में एक्टिनोमाइकोसिस का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? सबसे सामान्य रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है एबोमेजम की संलिप्तता यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एबोमेजम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसोफेजियल ग्रुप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग। और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। आंसर बताएं। इसका सही आंसर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग, यानी कि कहाँ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं? टंग में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो उसी को ये प्रभावित करता है। ये कौन सा एक बैक्टीरिया होता है एक्टिनोमाइकोसिस, जो कि सॉफ्ट टिश्यू को प्रभावित करता है, जिसको क्या बोलते हैं? वुडन टंग भी कहते हैं इसको। एक्टिनोमाइकोसिस क्या है? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? वुडन टंग। वुडन टंग कहते हैं। ये क्या करता है? जीभ के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको यानी कि ग्रेनुल्स बन जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिनोमाइकोसिस का प्रभाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज किस प्रकार की सूजन पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके नॉन सपोरेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, दूसरा है सपोरेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, तीसरा है नॉन सपोरेटिव इंसेफ्लोलाइटिस, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। सॉरी, रेबीज किस प्रकार की सूजन पैदा करता है? सही आंसर है इसका नॉन सपोरेटिव इंसेफ्लोमाइलाइटिस। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है ये। इंसेफ्लो मतलब मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, दूसरा है माइलाइटिस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में सूजन। याद रखिएगा, इंसेफ्लो मतलब क्या होता है? ब्रेन में सूजन। ब्रेन में स्वेलिंग। माइलाइटिस मतलब स्पाइनल कॉर्ड में सूजन। कॉर्ड में सूजन। और दूसरा है नॉन सपोरेटिव मतलब ऐसी सूजन जिसमें मवाद नहीं बनता, ऐसी सूजन जिसमें मवाद नहीं बनता।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलिबेसिलस सामान्यतः किस आयु वर्ग के जानवरों में होता है? कोलिबेसिलस सामान्यतः किस आयु वर्ग के जानवरों में होता है? ऑप्शन है 1 से 3 दिन के पशु में, दूसरा है 1 से 3 दिन के 3 सप्ताह के पशु में, तीसरा ऑप्शन है 1 से 3 महीने के पशु में, चौथा है 3 से 6 महीने के पशु में। कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर है 1 से 3 दिन के पशु में। जो कोलिबेसिलस बीमारी होती है ये मुख्यतः किसमें होती है? छोटे बछड़ों में होती है। हाथ से संबंधित बीमारी है ना। क्या होता है जब नवजात बछड़े कोलेस्ट्रम पिलाते हैं उसको, तो अगर कंप्लीट मात्रा में अगर ना पिलाया जाए तो ये बैक्टीरिया प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, पशु को अच्छे से दूध पिलाएं, जो बछड़ा होता है उसको अच्छे से दूध पिलाएं, जिसकी वजह से ये बीमारी ना हो पाए, बैक्टीरियल बीमारी। ठीक है, आज के लिए हम 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही इसके क्वेश्चन जो 2011 आरपीएससी का पेपर है इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आरपीएससी के 2013 का पेपर है, उसके बाद 2019 का, इस प्रकार हम कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद एबीएफओ का पेपर कवर करेंगे, फिर एलएसए के पेपर कवर करेंगे, और साथ ही जो अदर एग्जाम है जैसे कि बीएलडी हुआ, हरियाणा का, दिल्ली का, इंस्पेक्टर का हुआ, और भी अदर स्टेट के जो पेपर होते हैं वो कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश बस इतनी है कि सपोर्ट करें, है ना। बाकी आपके लिए इससे और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में और भी अच्छे कंटेंट के साथ में अगले पार्ट में हाजिर होंगे। धन्यवाद।